बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम पूछेंगे कि एक और एपिसोड के साथ तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। हम मौजूद हैं इस वक्त नारोवाल में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब के दफ्तर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइलिन हैं, यहाँ पर उनकी पार्टी के कारकुन हैं, यहाँ पर उनके साथ काम करने वाले अफराद मौजूद हैं और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो सब कैंपस है उससे कुछ तलबा आए हुए हैं जो एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इस गुफ्तगू में उनको ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे उन्हें और उनसे हम पूछेंगे नारोवाल के हालात के बारे में, यहाँ की सियासत के बारे में। एहसन इकबाल साहब इससे पहले भी रुकन कौमी असम्बली रहे हैं, उन अदवार के बारे में, धरने के बारे में और नारोवाल के इन मसाइल के बारे में नौजवानों से भी कुछ बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? आपकी नौजवानों से गुफ्तगू हो रही है लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर लिया मैंने। हम बाकायदा इंटरव्यू कर लेंगे लेकिन ये एक अच्छा मौका था तो मैंने कहा पहला एक हिस्सा गुफ्तगू का हम यहाँ कर लें। आप ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर फरमाइए, ये जो नौजवानों से इंटरेक्शन है ये अब एक रेगुलर फीचर हो गया आपका हफ्तावार? देखिए, नौजवान आपको पता है कि हमारे अब मुस्तकबिल की उम्मीद है और बिलखसूस नारोवाल में हमने नौजवानों के लिए जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है वो तालीम का शुबा है। क्योंकि इस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे आबादी का है, अगर हमने इसे वाकई डिविडेंड बनाना है तो हमें जब तक इनको स्किल्स और एजुकेशन नहीं देंगे तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बनेगा। और अगर खुदा ना खास्ता इनके पास तालीम और अच्छी स्किल्स ना हुई तो ये मुआशरे के अंदर एक डिसरप्टिव फोर्स बन जाएगा। चूँकि हर नौजवान के साथ पेट है, ये रोज़गार चाहेगा, ये अपने लिए मुस्तकबिल चाहेगा। तो नारोवाल में हमने इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 यूनिवर्सिटियां कायम की हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कैंपस है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस बनने से पिछले साल भी 1000 नौजवानों को एडमिशन मिला, इस साल फिर 1000 नौजवानों को एडमिशन मिला। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि पिछले साल तकरीबन 1000 जो एडमिशन हुए उनमें 700 के करीब लड़कियाँ थीं। अच्छा। और अगर ये यूनिवर्सिटी ना खुलती तो वो लड़कियाँ तो यूनिवर्सिटी की शक्ल ना देख सकते हैं। तो आज भी ये जो नौजवान आए हैं इनसे यूनिवर्सिटी, ये गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो कैंपस है और उसके हवाले से जो इनके मसाइल हैं उन पर बातचीत हो रही है। क्योंकि अभी पहला साल है, इसमें कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं तो इनसे वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह तालीम को बेहतर किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी के इंतज़ाम को बेहतर किया जा सकता है ताकि इनको बेहतरीन तालीम मिले। तो ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से भेजे जाते हैं, ये खुद आते हैं, आपकी मोहब्बत इन्हें खींच लाती है? मसाइल क्या होते हैं जो डिस्कस होते हैं? देखिए, चूँकि ये सब नौजवान हमारे मुकामी नौजवान हैं, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात चूँकि यहाँ मुकामी कैंपस है तो इसमें 100% स्टूडेंट्स लोकल हैं। तो इन सब के साथ हमारा बराह रास्त रब्ता है। ये हमारे वोटर भी हैं, ये हमारे रहायशी भी हैं और अगर वोटर नहीं भी हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए काम करें। तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। मैं जब भी यहाँ हर इतवार को आता हूँ और जो लोग उनके मुकामी मसाइल होते हैं, चाहे वो इंतज़ामी नौयत के हों, चाहे वो तरक्याती मंसूबों के हवाले से हों, वो यहाँ पर आते हैं और उससे फिर हमें बड़ी मदद मिलती है। जब हम इनके साथ बराह रास्त राब्ते में रहते हैं तो हमें भी आगे ही रहती है कि लोगों के क्या मसाइल हैं और फिर इंतज़ामी मशीनरी की कारकर्दगी को भी हम उसी तरह जांच सकते हैं और उस पर भी नज़र रख सकते हैं। उनको भी मालूम होता है कि जहाँ हमारी कोई शिकायत होगी लोग बराह रास्त जाके वो अपने नुमाइंदों को बता देंगे, लिहाजा हम भी चौकस रहें। ठीक है, कुछ इन नौजवानों से भी बात करें। क्या इश्यूज क्या हैं जो आप एहसन इकबाल साहब के पास लेकर आते हैं, क्या बातचीत होती है? हमारे यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरीज का मसला है, लाइब्रेरी नहीं है और वैसे भी कोई लैब्स का मसला है, कंप्यूटर लैब्स जो हैं वो नहीं है। इसलिए एहसन इकबाल साहब के पास आए थे कि हमें वो बना दें तो हमारी स्टडी में आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं? इनिशियल प्रॉब्लम्स थी, बस थोड़ी सी उसी वजह से डिस्कस करना है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी बताई और यहाँ पर भी एहसन इकबाल साहब को भी बताई? जी जी बिल्कुल। और उन्हें जहाँ पे रहें तो फिर मसला हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो कंडीशन चल रही थी थोड़े हमें भी इशू थे, इसलिए हम आए कि रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा हमारे फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा थिंक करें और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड थोड़ी सी बातें थी वो इनसे शेयर करने आए थे, इसलिए हम बात करें इनसे आगे। ठीक है व्यूअर्स, एहसन इकबाल साहब से एक सवाल और करने फिर उसके बाद इन्हें नौजवानों से गुफ्तगू का मौका और देंगे। एहसन इकबाल साहब, ये जो इल्ज़ाम लगता है कि मुस्लिम लीग नून का यूथ पर फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ को कैप्चर कर लेने के बाद हुआ, ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हकीकत नहीं है चूँकि हमने हमेशा यूथ के मसाइल पे तवज्जो दी है। अब ये जो अक्सर PTI कहती है जी कि इन्होंने लैपटॉप स्कीम हमारे जलसे के बाद शुरू की, ये गलत है।
हमने नौजवानों को जब लैपटॉप दिए, ये इनके लाहौर के जलसे से 1 साल पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि हम खुद समझते हैं कि ये एक डिजिटल एज है और आज लैपटॉप्स एक लर्निंग टूल बन गए हैं। जिस तरह आप मैट्रिक के इम्तिहान देते हुए कैलकुलेटर के बगैर नहीं दे सकते, हायर एजुकेशन में भी जो ख़ास तौर पे गरीब बच्चे नौजवान हैं जिनका मेरिट है, उनको लैपटॉप्स होने चाहिए। तो हमने तो उसके मेरिट पे शुरू किया। इसी तरह हमेशा से वज़ीर आला पंजाब ने जो मेरिट के नौजवान थे, इनको बैरूनी यूनिवर्सिटियों में टूर्स कराए, इनके लिए इनामात रखे। हम नौजवानों के खेलों के मुकाबले हमेशा से करते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि हमें नौजवानों का कोई पीटीए ने रास्ता दिखाया है। हम उससे पहले भी 1990 में, 93 में, 97 में, 2002 में जब भी इलेक्शन होता है, जब भी हुकूमत में आए हैं, तो हमने नौजवानों पे खुसूसी तवज्जो दी है। और जब विजन 2010 मैंने 98 में हुकूमत ने बनाया था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, उस वक्त भी हमारे पेश नज़र यही नौजवानों का डिविडेंड था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड पे तवज्जो देनी चाहिए। और अब भी जो विजन 2025 है उसमें हमने नौजवानों पे बिलखसूस तवज्जो दी है। तो अब चूँकि ये पहला हमारा साल है, यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस अभी खुला हुआ है, तो उसके कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं जब भी पहला साल होता है। तो इन बच्चों को भी मैं इनकरेज करता हूं और इनसे बराह रास्त रब्ता रखता हूं कि जो भी आपके मसाइल हैं आप हमें बताएं। यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब नहीं होती कि ये बच्चे आपके पास आ जाते हैं, वो मसाइल यूनिवर्सिटी को नहीं है, देखिए हेल्पफुल होता है, उसमें हेल्पफुल होता है, इसलिए कि कई इनके ऐसे मसाइल हैं जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपने वसाइल से नहीं कर सकती। तो हम उनकी फिर मदद करते हैं कि अगर वो सूबाई हुकूमत से उसका ताल्लुक़ है या हायर एजुकेशन कमीशन से ताल्लुक़ है, तो हम एक ब्रिज का काम करते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की भी उससे मदद होती है। जैसा अभी ये नया कैंपस खुला है और उसकी अब तामीर शुरू हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको मैं दावत दूंगा 1 साल के बाद, आप आके देखेंगे कि ये नया कैंपस पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन कैंपसेस में होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम स्पेन है उसके जो आर्किटेक्चर को रिवाइव करें, चूँकि स्पेन हमारे इल्म और तालीम के हवाले से मुसलमानों की तहजीब का गोल्डन पीरियड है। और अगर उस दौर में नोबल इनाम होते तो 100 में से 90 नोबल इनाम मुसलमान साइंसदानों को मिलते हैं। तो मेरी तो यही ड्रीम है कि हमारे ये इदारे जिनको हमने यहाँ पे बुनियाद रखी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी कैंपस गुजरात, ये मुस्तकबिल के हमारे इब्न सीना पैदा करें। यहाँ पे जो है जो बड़े बड़े रियाजीदान और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते थे वो हमें दस्तयाब हों, जो इनोवेशन करें, जो इजादात करें और जो नॉलेज लीडरशिप हमें रिस्टोर करें। ठीक है म्यूजिक, हम ब्रेक लेंगे। हसन इकबाल साहब अपनी नशिस्त नौजवानों के साथ मुकम्मल करने, इन्हें मजीद डिस्टर्ब नहीं करते। ब्रेक के बाद बाकायदा इंटरव्यू का हम आगाज करेंगे। हम पूछेंगे मैं ब्रेक के बाद। तारिक मतीन एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, इससे पहले कि हम कुछ हार्डकोर पॉलिटिकल डिस्कशन की जानिब आगे बढ़ें, बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक बार फिर ताज़ा हो जाए, जितने भरपूर सियासी तरबियत को आप अपने साथ रखते हैं, आप निसार फातिमा, फिर आपके नाना अब्दुर्रहमान खान साहब, पंजाब असम्बली जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी जालंधर में, तो तरबियत ही घर पर हुई आपकी सियासी तरबियत? मैं समझता हूँ कि यकीनन कुछ आपको विरसे में सियासी जरासीम कह लीजिए वो मिलते हैं। मेरे नाना जो हैं वो जब पार्टीशन से पहले पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी उसमें 20-22 साल जालंधर से एमएलए मुंतखब होते रहे, लेकिन ये वाक़या मेरी पैदाइश से पहले का है। फिर वालदा ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर असम्बली की मेंबर रहीं। वो सब चीज़ें असरात डालती हैं, लेकिन मुझे शायद जो सबसे ज़्यादा सियासी तरबियत में मदद मिली वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जब मैं प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ 1980-81 में, और वो एक मुंतखब ऑफिस था जिसके ज़रिए मुझे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी तामीरी और मुस्बत काम करने का मौका मिला। और उसी वक्त मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक आला तालीम हासिल करके पाकिस्तान को पब्लिक ऑफिस के ज़रिए सर्व करना चाहूँगा। चूँकि जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ तो हम बहुत से ऐसे काम करने में कामयाब हुए जो वहाँ के तालीमी माहौल को बेहतर बनाने में साजगार हुए। कोई 5-6 साल के बाद हमने तालीमी साल को एक कैलेंडर ईयर के अंदर मुख्तस किया। तो मुझे इस बात का एक बहुत कवी यकीन हो गया कि पब्लिक ऑफिस को अगर आप तामीरी तौर पे इस्तेमाल करें तो आप मुआशरा साजी कर सकते हैं। तो इसी सोच के तहत आपको हैरानी होगी कि 1983 में
जब मैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा था अमेरिका में, उनका जो सफ़े अव्वल का बिज़नेस स्कूल है वॉटन स्कूल, तो एक सवाल था कि अगर हम आपको दाखिला दे दें और आप ग्रेजुएट करें तो 10 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को। तो मुझे याद है कि मैंने लिखा था कि 10 साल के बाद मैं ख़ुद को पब्लिक ऑफिस के ज़रिए पाकिस्तान को सर्व करता हुआ देखना चाहूँगा। तो 1986 में मैंने ग्रेजुएट किया और मैं फ़ौरन वापस आया पाकिस्तान, और अल्लाह ताला के फजल से 1993 में मैंने कौमी असम्बली का हल्फ उठाया। तो 7 साल में अल्लाह ताला ने मुझे मेरा वो जो गोल है, ये जो ड्रीम है, जो ख्वाब आपने देखा था। लेकिन ये वाक़या मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के बारे में मायूसी की बातें करते हैं कि यहाँ मुल्क में कुछ नहीं होता, ये मुल्क है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दुनिया में बहुत कम है। अगर आप सही मानों में मेहनत करें और आपको अपने गोल के लिए पैशन हो, तो कोई ऐसा गोल नहीं है जो आपको ये मुल्क रिवॉर्ड नहीं कर सकता। और मैं उसकी जीती जागती मिसाल हूँ। मेरा ताल्लुक किसी जागीरदार घराने से नहीं था, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से नहीं था। मैं टिपिकल मिडिल क्लास से आया और तालीम हासिल की, उसके बाद मेहनत की। सेटबैक्स यकीनन हुए। 1988 और 90 में 2 दफ़ा मुझे टिकट जारी हुए और जो मुकामी लोग थे उन्होंने वो लीडरशिप को मजबूर किया कि वापस कर लें, लेकिन परसिस्टेंटली मैं लगा रहा और 93 में अल्लाह ताला ने मुझे कौमी असम्बली का मेंबर बना दिया। तो ये जो ट्रांजिशन हुई इस्लामी जमीयत तलबा से मुस्लिम लीग नून तक की, ये ट्रांजिशन कैसे हुई? देखिए, इस्लामी जमीयत तलबा में जब मैं था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है राइट और लेफ्ट में तकसीम थी। एक तरफ नारा लगता था एशिया सुर्ख है और एक तरफ नारा लगता था एशिया सब्ज है। तो मैं सब्ज वालों के साथ था। मुस्लिम लीग का परचम भी आपको पता है सब्ज है। और जमाती दोस्तों ने, जमीयत के दोस्तों ने शिकवा नहीं किया कि आप वहाँ जा रहे हैं, या ये कि वो अंडरस्टैंड कर गए थे आपको तब भी वो मुस्लिम लीग ही जमातिया कहते थे? वो अंडरस्टैंड कर गए थे। वो समझते थे कि आई एम नॉट कट आउट फॉर वो जमात इस्लामी का जो निज़ाम है, या मैं उसमें मिसफिट हूँ। क्योंकि अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि देखिए, जो है ना, जमीयत में बहुत एक वुसअत थी। जमीयत के अंदर बहुत ज़्यादा वो नहीं थी एक्सक्लूजन के भी आप कौन है क्या है। वो एक ब्रॉड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए बेहतर तौर पे टेलर थी, इसीलिए वो जीतती थी इलेक्शन। लेकिन जमात में थोड़ी सी बहुत महदूद एक है सोच के, हायरार्कीज बहुत ज़्यादा हैं और उस तरह की वुसअत नहीं है। और ये ख़ुद जमात की लीडरशिप के सोचने का काम है। लेकिन मैंने ये समझा कि जो मुस्लिम लीग, आप कह रहे हैं जमात की सोच महदूद। अभी तो सिराजुल हक साहब ने कुछ दिन पहले कहा है कि अगर अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म हयात होते तो वो भी जमीयत के और जमात के रुकन होते। देखिए, मैं इस बात पे तो कंटेस्ट नहीं करता, चूँकि वो कहते हैं ना कि जहाँ पहले वक्त गुजारा हो तो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। मैं तो जमीयत के अंदर जो मेरे वक्त था उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जमात को एक इंटरनल रिफॉर्म की ज़रूरत है। और जो इंतखाबी नताइज जिस चीज़ को दिखा रहे हैं बार बार कि वो इसके बावजूद कि सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म जमात है, वो मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर सकती, चूँकि कई ऐसे सियासी मौक़े हैं जिनके मौके पे उन्होंने फ़ैसले ठीक नहीं किए। और मुस्लिम लीग नून के पास वो तजुर्बा भी है। अब बहुत से लोग हमें ताना देते हैं कि जी आपका तजुर्बा, आप कहते थे कहाँ गया। देखिए, पीटीआई देती ना बहुत से लोग। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह उस तजुर्बे की बदौलत है कि हमने 2 साल के अंदर अंदर मुल्क को, जो कि एक दलदल में धंसा हुआ में मिला था, आज इस हद तक रिवाइव कर दिया है कि पूरी दुनिया अब पाकिस्तान को दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क नहीं कहती, बल्कि एक नेक्स्ट इमर्जिंग सक्सेस स्टोरी के तौर पे देख रही है। तो कोई एक नया अगर यहाँ पर होता तो क़यादत होती, तो 2013 में जहाँ पाकिस्तान खड़ा था वो एक ऐसा मुँह जोर घोड़ा था कि वो तो दुलती मार के या एक क्या कहते हैं छलांग मार के वो अपने सवार को चारों शाने चित आप ये कहना चाह रहे हो खुदा ना खास्ता अगर खान साहब आ जाते? बिल्कुल, आप देख लीजिए KPK में क्या परफॉर्मेंस है। अखबार में इश्तिहारात तो दे रहे हैं, लेकिन आप वहाँ जाके मुकामी लोगों से बात करें जो KPK के रहने वाले हैं। ख़ुद बहुत से ऐसे एंकर्स जो बहुत तारीफ़ करते थे। लोग तारीफ़ कर रहे हैं KPK में, पुलिस पे तारीफ कर रहे हैं, सेहत पे तारीफ कर रहे हैं, एजुकेशन पे तारीफ कर रहे हैं। देखें, तालीम और सेहत का तो अभी एक एंकर है, उन्होंने सारा एक्सपोज किया। और दूसरी आपने जो पुलिस की बात की ना, वो एक फ़र्क है KPK का, आज का नहीं है, हर दौर में रहा है। चाहे ANP की गवर्नमेंट थी, चाहे उससे पहले कोई गवर्नमेंट्स थी, MMA की गवर्नमेंट थी या हमारी गवर्नमेंट थी, KPK का एक जो इंतज़ामी एडवांटेज है दूसरे सूबों पे, वो ये है कि जो वहाँ का एक कबायली निज़ाम में ओपननेस है ना, जिरगा सिस्टम है, वहाँ पे हायरार्कियल सोसाइटी नहीं है।
वहाँ पे दर्जाबंदी नहीं है सोसाइटी के अंदर। KPK में जिस तरह दूसरे सूबों में इंतज़ामी ढांचों में दर्जाबंदी है कि आपने चीफ सेक्रेटरी को मिलना है तो आप डिप्टी सेक्रेटरी को जाएं, उसके बाद सेक्रेटरी को मिलें, फिर आपको दर्जा बदर्जा जाएंगे। वहाँ पे आप देखेंगे चीफ सेक्रेटरी का या IG का दरवाज़ा खोल के कोई भी चला जाएगा, क्योंकि वो एक जिस तरह जिरगे में लोग बराबर बैठते हैं, तो वो एक उनका समाजी ढांचा एक बहुत बड़ा फ़र्क है और ये एडवांटेज है। और ये बात हमने पहले भी देखी थी। तो ये एक समाजी चीज़ है। एट द सेम टाइम हमें ये एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना कि पंजाब में हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सके। देखिए, ये सोशल चीज़ें जो हैं, फिनोमेना, ये अगर हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम चलता रहता तो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे मिसाल आप ये भी डिक्टेटर्स के साथ है। जी नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, जो हर मार्शल लॉ लगता है वो समाजी तौर पे एक रिग्रेसिव इंटरवेंशन होती है। वो कैसे? अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अमेरिका से पढ़कर आया, एक मिडिल क्लास का बंदा था, तो मैंने सियासत में एंटर किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ रहा था। 99 आया, मुझसे मार्शल लॉ ने जमहूरियत की वो सीढ़ी छीन ली जिसके ज़रिए मैं ऊपर राइज कर रहा था। मुझे तो फेंक दिया ग्राउंड ज़ीरो पे। लेकिन जिस सरमायादार और जागीरदार के अगेंस्ट मैं राइज कर रहा था, उसको उस मार्शल लॉ ने कोऑप्ट कर लिया, क्योंकि ये लोग फ़ौरन सबसे पहले ख़ुद को पेश करते हैं और उसे इक़्तिदार में हिस्सेदार बना के खूब दूध पिला के और मजबूत कर दिया और तवाना कर दिया। तो हर मार्शल लॉ के अंदर जो रवायती हमारे ताकत के तबके होते हैं वो ज़्यादा फलते फूलते हैं। जो गैर रवायती और जमहूरी जीने से चढ़ रहे होते हैं, अपनी खामी भी वो नहीं आते। इन्हीं गैर रवायती लोगों को पोस्ट मार्शल लॉ गवर्नमेंट में हम गले से लगा लेते हैं, साथ बिठा लेते हैं, उनको बचा भी रहे होते हैं जब उन पे केस चलने वाला होता है, मुशर्रफ गद्दारी केस हो या दीगर चीज़ें हों, मारवी मेमन साहिबा हों, तो उन पोस्ट मार्शल लॉ हुकूमत में हम गले से लगा लेते हैं। देखिए, मैं आपको हमारे यहाँ जो इस दफ़ा पहली दफ़ा एक चीज़ ये हुई है कि हमारी पार्टी ने उन लोगों को रिकग्नाइज़ किया है कि जिन्होंने एक असूली जद्दोजहद रखी। अब कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे तबके हैं कि जहाँ पर खला है और वहाँ पे अभी रवायती सियासत मजबूत है, लिहाजा आपके पास चॉइस ये होती है कि उन हलकों को आप खुला छोड़ दें या जो भी वहाँ पे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं उनमें से किसी का इंतखाब करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन हलकों में हमारे पास असूली और नजरियाती कारकुन मौजूद थे, हमने उनको तरजीह दी है। दानियाल अजीज साहब, अब 400 बिलियन यार की करप्शन की बातें करते थे। मेरी बात सुन लें। आज आप ये देखिए कि हमारी पार्टी के अंदर जो लोग सब सफ़े अव्वल में खड़े हैं वो कौन लोग हैं? सफ़े अव्वल में 90% तकरीबन उन लोगों को रिकग्नाइज़ किया गया है कि जो असूली जद्दोजहद में हमारे शरीक थे। अच्छा, फिर अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अगर पिछले दौर में कहीं थे और पहले वो हमारे पार्टी में नहीं शामिल थे, लेकिन वो अगर मुशर्रफ दौर में थे, वहाँ से वो तौबा तायब होकर उन्होंने कहा जी अब हम वापस आना चाहते हैं, तो अगर लोग उन्हें मुंतखब करते हैं तो उसमें हम एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी को गद्दारी की, पार्टी को डिच किया, उनके लिए पार्टी ने कोई नरम गोशा नहीं रखा कि जो हमें छोड़ के मुशर्रफ के पास गए थे और फिर वापस आए, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। सिर्फ वो लोग कि जो कहें जी हमसे माजी में गलती हुई थी और अब हम अपना अंधेरे से रोशनी की तरफ आना चाहते हैं और आइंदा असूली तौर पे हम जमहूरियत के साथ रहेंगे। तो अब अगर मैं दानियाल अजीज साहब की बात करूं तो ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट मौजूद है मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कि बड़ी करप्शन की। मारवी मेमन साहिबा के तो वो स्टेटमेंट मौजूद हैं जिन्हें टीवी पर दोहराया भी नहीं जाना चाहिए और टीवी पर ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। ऐसे लोगों को अगर आपने शामिल किया है तो ये आपकी सियासी मजबूरी है ना? इसमें आप ये भी तो कह सकते हैं कि और ये मैंने दो नाम लिए, मिसालें और भी हैं। इसका जवाब तो वही दें तो बेहतर है, क्योंकि उनसे आप बराह रास्त मनसूब कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे किसी के बारे में और उसी की क़यादत को तस्लीम करे, फिर तो ये मॉरल विक्ट्री उसकी आदत की है ना, कि अपने नाकदीन और वो लोग जो बदतरीन आप पे मुखालफत करते थे वो भी आपकी क़यादत तस्लीम करने पे मजबूर हो गए और आप उनको लेने पर मजबूर हो गए। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेंगे हम और ब्रेक के बाद हसन इकबाल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा। वेलकम बैक। वी आर ज्वाइंड बाय हसन इकबाल साहब, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, ठीक है, ये पॉलिटिकल मजबूरी है या आपकी जमात की विक्ट्री है कि वो लोग अब आप लोगों के साथ आ गए? जाहिद हामिद साहब के केस में मुशर्रफ साहब कहते हैं कि नहीं वो शामिल थे, हुकूमत पीछे हटती दिखाई दे रही है मुशर्रफ गद्दारी केस में। ऐसा लग रहा है कि अब जाहिद हामिद साहब चूंकि आप हुकूमत के साथ हैं
तो अब हुकूमत थोड़ा सा पीछे हट गई और मुशर्रफ नहीं, साहब ऐसी जो है बात वो नहीं है। स्टैंड लेके खड़े हो गए कि देखिए, नहीं ज़ाहिर अहमद साहब साथ हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि एक चीज़ और आप पेश नज़र रखें, हमने तो कभी ये दावा नहीं किया कि हम कोई पाकिस्तान के अंदर एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। हमने तो हमेशा यही कहा कि ये जो पाकिस्तान है इसी की जरा बदला है पंजाब, पाकिस्तान इसको बदलेगा। हम इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे और कदम ब कदम ये इंशाल्लाह पाकिस्तान मिसाली पाकिस्तान बन जाएगा। आपने जनरल मुशर्रफ का सवाल किया था, उस पर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर कोई वेंडेटा नहीं है। अगर हमने किसी इंतकाम का बदला लेना होता तो जनरल मुशर्रफ ने जिस तरह वज़ीर आज़म को, जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, ये बात तो दुश्मनों को दुश्मन सजा देते उस वज़ीर आज़म को तो समझ में आती, लेकिन इस मुल्क के कमांडर इन चीफ को जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है पाकिस्तान के दफा के नाकाबिल तस्खीर होने को, उसको तो ये ज़ेब नहीं देता था कि उस वज़ीर आज़म के हाथों में हथकड़ियाँ लगाए। उसको तो ये ज़ेबा नहीं देता था कि उस वज़ीर आज़म को, उसकी फैमिली को इस तरह दर बदर सड़कों के ऊपर घुमाए जिस तरह के वो उनके फैमिली के साथ जो कुछ करता था। ये सब बातें वज़ीर आज़म ने कहा हमने दरगुजर की। हमारे लिए इंस्पिरेशन है फ़तह मक्का की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई अब एक नया सुबह है, एक नया सफ़र है। अलबत्ता जो एक असूली मौक़िफ़ है आइन और कानून का, उस पर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उसके लिए पाकिस्तान की अदालतों में पहली दफ़ा आइन शिकनी का मुकदमा चला। अगर हुकूमत किसी मौक़िफ़ से पीछे हटती तो कहती कि मिट्टी पाओ, ख़त्म करो, दफन करो बाजी। जनरल मुशर्रफ को ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाने की बजाय उनको इंतहाई पुरतायुश उनके जो मकानात हैं, जो उनकी ज़िंदगी है, उनके जो ज़िंदगी के तमाम मशागिल हैं, मैंने 2 बार इंटरव्यू किया जारी मुशर्रफ रखे साहब को। हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा जो इलाज है वो बैरून मुल्क मुमकिन है, नेविगेशन डिस्क डलनी है और वो नेविगेशन स्क्रूज जो हैं वो बैरून मुल्क डल सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं बड़े डल सकते। अफसोस की बात है कि वो 9 साल इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक रहे और इन चीज़ों का इलाज की सलाहियत वो पाकिस्तान में नहीं सर, ये अगर आप कहेंगे तो देखिए ना, फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्तकिलन रेगुलर बेसिस पर जाते हैं बैरून मुल्क के इलाज के लिए, आप लोग भी नहीं कर सकते। वो इसलिए कि वो जो इलाज उनका एक बहुत मोहलक बीमारी का इलाज उस वक्त उन्होंने कराया जब वो जलावतनी में थे, और जिस डॉक्टर ने उनका वो इलाज किया, हर शख्स जानता है कि आप चेकअप्स के लिए उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने आपको उसके लिए ट्रीट किया होता है। तो इसलिए वो मैं नहीं समझता, लेकिन जनरल मुशर्रफ चलते फिरते हैं, उनके लिए जलसे करने में उनकी बीमारी रुकावट नहीं है, उनके लिए दीगर तमाम समाजी सरगर्मियाँ करने के लिए उनकी बीमारी रुकावट नहीं है। दरअसल उन्हें खौफ है पाकिस्तान के आइन और कानून का सामना करने से, क्योंकि अंदर से वो भी जानते हैं कि उन्होंने 1999 में सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पाकिस्तान का आइन तोड़ा था। वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने महज अपनी ईगो की खातिर अकबर बुख्ती साहब का ऑपरेशन करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काट दिया। वो ये भी जानते हैं कि अगर लाल मस्जिद को उस वहशी तरीके से ट्रीट ना किया जाता, एक उसके लिए तो SHO काफ़ी था उस ऑपरेशन के लिए, लेकिन मगरिब को तस्वीरें बनाने के लिए उन्होंने जिस वहशी तरीके से वो ऑपरेशन किया, उसने पाकिस्तान में खुदकुश बम्बों की एक नई खेप तैयार की और इस मुल्क को आग और खून का मैदान जान उस खेप से आप कैसे निमट रहे हैं? और लिहाजा आप ये देखिए कि आज पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, उनके 90% मसाइल जनरल मुशर्रफ के दौर से बराह रास्त मुंसलिक हैं। दरअसल मैं तो ये कहूँगा कि हम उनके दौर के कांटे हैं जो समेट रहे हैं। अगर इस मुल्क को ये 35 साल के जिसे कहते हैं कि झटके ना लगे होते और हम भी एक तसलसल से चल रहे होते, आज पाकिस्तान इस खित्ते में भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, एशिया के अंदर ये जो साउथ कोरिया तरक्की कर गया, इन सबसे आगे होते हैं। नहीं, अब आपकी गुफ्तगू से 2 सवाल पैदा होते हैं ना। एक जो हेल्थ वाली बात थी वो भी पहले दूसरा सवाल कर देते हैं। दूसरा, आप जो कह रहे हैं मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद ऑपरेशन, उस खेप से आप कैसे निमट रहे हैं? परवेज रशीद साहब के नाम के बैनर्स लगे हुए इस्लामाबाद में और क्या कुछ नहीं लिखा गया, काफिर और उसके साथ कुछ दीगर कलमात। आप लोगों ने उनके खिलाफ क्या किया? उन्हीं मौलवी साहब ने जब APS हो गया तो उसके बाद उस हमले को, जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल दी, उसको दुरुस्त करार दे दिया। आप लोगों ने क्या किया? देखिए ना, एक ऐसी हकीकत के जो गैर हकीकत हो, जो नॉन एंटिटी हो, जब आप उसको टैंकों के जरिए और कहाँ से क्या क्या करके कुचलेंगे, तो आप उसको एक ऐसा मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जिससे वो
अपने उस मौक़िफ़ के लिए बहुत से तबकात में हमदर्दी पैदा कर लेते हैं। बहुत सी आवाज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उन्हें इग्नोर करें तो आज कोई कान भी नहीं उनकी तरफ कान भी नहीं धरता। वो जो चीज़ है ही नॉन एंटिटी, हमारे मुआशरे के अंदर ये आवाज़ें 0.001% की हकीकत पे रखती हैं। लेकिन सिर्फ को तो हमने नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा बनाया था ना। देखिए ना, हमने बड़ी हिकमत के साथ डील कर रहे हैं कि आप इन लोगों को इस अंदाज से ट्रीट करें कि ये कहीं अपने वजूद से ज़्यादा अहमियत इख्तियार ना कर जाएं। और यही नतीजा है। आज आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों से जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वो उनके मेरिट पे किया जा रहा है। और मुल्क के अंदर कामयाबी से ये फ़ौज का और सिविल क़यादत का जो एक पेज पर आके ऑपरेशन है उसके नताइज सामने आ रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने ये सब तरीके, जनरल मुशर्रफ के पेश नज़र मुल्क को महफूज करना नहीं था। वो जो ऑपरेशन करते थे वो मगरब से और अमेरिका से हमायत लेने के लिए ओवर एक्टिव होके, या जिसे कहते हैं ना कि ज़रा फुर्तियाँ ज़्यादा दिखा के वो करते थे ताकि मुझे अमेरिका में वाह हो। वो पाकिस्तानी कौम से वाह नहीं लेना चाहते थे। अगर वो तमाम ऑपरेशंस मुल्क की क़यादत को एतमाद में लेके करते, अवाम के तायद से करते, तो हम शायद बहुत पहले कामयाब हो जाते। आज ये सब हमें कामयाबियाँ इसलिए मिल रही हैं कि मुल्क के तमाम इदारे, जिसमें सिविल है, जिसमें अस्करी है, जिसमें अदलिया है, ये यकसू हैं, ये एक पेज पर हैं कि हमने मिलकर इस कहाँ एक पेज पे सर? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज आती है ISPR की, उसमें वो कहते हैं गवर्नेंस चाहिए, फिर हुकूमती तर्जुमान कहते हैं गवर्नेंस हमारा तुर्रा इम्तियाज है। वो कह रहे हैं दे दें, आप कह रहे हैं बहुत है। देखिए, इसमें कुछ मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करूंगा कि हमें एहतियात करनी चाहिए। हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं, धरने के बाद वो मायूस हो गए हैं। उनका ख्याल था कि हम शायद सियासी तौर पे इनको सड़कों के ऊपर गिरा लेंगे, फिर उनका ख्याल था कि हम शायद इंतखाबी मैदान में इनको गिरा लेंगे। ना सिर्फ 2013 में वो नाकाम हुए, बल्कि जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें नाकाम हुए, फिर बल्दियाती इलेक्शन में नाकाम हो रहे हैं। लिहाजा अब उनको एक ही रास्ता नज़र आता है कि ये हुकूमत सियासी तौर पे हमारे काबू में नहीं आती। इस मुल्क के अंदर कोई गैर सियासी, कोई गैर आइनी सूरत हाल पैदा की जाए जिससे हम इस हुकूमत को निकालें। ये एक बड़ी छोटी सोच है कि आप अपने सियासी एजेंडे के लिए पूरे मुल्क का एक निज़ाम उसको ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसमें भी कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि पाकिस्तान के हर तबके ने सबक सीख लिया है। सियासतदानों से गलतियाँ हुई, हमने सबक सीखे, हमने मिसाक जमहूरियत किया, हमने ये एहतराम किया कि भी एक दूसरे के मैंडेट्स को एहतराम करें। देखिए, हमने पीपल्स पार्टी के दौर में कहा कि हमें शदीद इख्तलाफ है, लेकिन इसको आप एक नेचुरल तरीके से जाने दें। अगर हुकूमत अच्छी नहीं है, लोग उसका फैसला करेंगे, और आपने देखा 2013 में कर दिया। हमें फ्रेंडली ऑपोजिशन, शहबाज शरीफ साहब आ गए, MNAs MPs को लेकर घसीटने की बातें, क्या कुछ नहीं किया। जलसेबाजी और बात है, लेकिन ये एक हकीकत है कि पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब ने बहुत कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम असूली तौर पे जो भी मुखालफत करें, हम हुकूमत को टॉपल करने पे यकीन नहीं रखते, चूंकि ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए। हमें फ्रेंडली अपोजिशन के ताने भी मिले ना उस दौर में, लेकिन आपने देखा कि हमारा मौक़िफ़ ठीक साबित हुआ और कौम ने कारकर्दगी की बुनियाद पे पीपल्स पार्टी को आउट कर दिया। उसके बाद हमें जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ा, उसमें मैं पीपल्स पार्टी को ज़रूर इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने उसी असूली मौक़िफ़ पे, हालांकि एतजाज़ अहसन साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, शदीद तनकीद की हमारे ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा जी आइन और जमहूरियत के ऊपर हम एक हैं। लिहाजा वो एक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। और ये जो इमरान खान साहब और उनके साथी जो कुछ कर रहे थे, पार्लियामेंट पे हमला, TV स्टेशन पे हमला, मैं समझता हूँ कि खुद उनकी भी लर्निंग हुई है। आइंदा शायद वो अब ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। उन्हें पता लग गया है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, चूँकि उनके अपने हमायतियों ने उसको बहुत बुरा मनाया। तो ये एक लर्निंग कर्व है जिस पे सियासी क़यादत अब मैच्योर है। इसी तरह हमारे अदालत जो माजी में हर मार्शला पे स्टैम्प करती थी कि जी ये लें जी, आपको हमने परमिट दे दिया, आप जो मर्जी आइन के साथ करें, आज वो अदालतें भी एक उस तजुर्बे से गुजर के वो आइन के ऊपर मुहाफ़िज़ बन के खड़ी हैं। इसी तरह जो हमारे मुसल्लह अदालत को एक सबक आप लोगों ने भी सिखाया था। नहीं, हमने वो तो देखिए, वो सब हमने जो हम सब ने जो, उसको मैं डिफेंड नहीं करता, मैं उस पर बात नहीं करता। देखिए, वो मैं एक अपना मौक़िफ़ रखूंगा, आपका अपना, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 90s में जो कुछ हुआ हम सब ने उससे सीखा, और यही सियासत का नाम है कि उसका नतीजा ये है कि हम ही ने फिर अदलिया की बहाली की तहरीक की। आज हम ही बहुत से उनके फैसले होते हैं, कड़वे फैसले होते हैं, उनके ऊपर हम पैरा देते हैं, और एक आज़ाद अदलिया पे हम यकीन रखते हैं। वो आइन के लिए ज़रूरी है। जमहूरियत की सबसे पहली वो वॉल है प्रोटेक्शन की। अच्छा, अब इसी तरह मुसल्लह अफवाज के अंदर भी जो माजी में एक मुहिम जोई का होता था, वो अब नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नज़र आया। देखिए,
35 साल किसी तजुर्बे के लिए थोड़े नहीं होते। अयूब खान साहब, याया खान साहब, ज़ियाउल हक साहब, मुशर्रफ साहब की तकरीरें पढ़ें, एहतसाब, करप्शन, और ये सारा लगता है कि एक ही कातबे तकरीर था, लेकिन मुल्क से ना करप्शन ख़त्म हुई, ना मुल्क जो है वो पाक साफ हुआ, ना मुल्क के अंदर तरक्की हुई। हम आज आके फिर गोल दायरे का चक्कर लगा के उधर ही आ जाते हैं, क्योंकि हम एक फेडरेशन है। इस फेडरेशन के अंदर ऑटोक्रेटिक सिस्टम चल नहीं सकता, ये मुल्क टूट जाएगा। एक ब्रेक लेना है। पाकिस्तान हमसे पहले टूट गया। ऐसा निकल साहब, एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेंगे और वो जो पहला सवाल मैंने कहा था वो रह गया, वो इस ब्रेक के बाद पूछेंगे। वेलकम बैक। वो सवाल जो रह गया था, जब आप कह रहे थे कि मुशर्रफ साहब ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब का इलाज बैरून मुल्क हुआ और उसके बाद वो चेकअप के लिए जाते हैं, लेकिन अभी देखें ना, मीनारे पाकिस्तान के साए में, आज़ादी इंटरचेंज के पड़ोस में, बादशाही मस्जिद के साए में, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में खातून सीढ़ियों पर बच्चे को जन्म दे देती है। साहिवाल में, सरगोधा में 3 हफ्ते ऐसे थे गुज़श्ता साल में कि मुसलसल ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बच्चे जो है वो जान से जा रहे थे। पहली बात तो ये है हमारा फोकस सड़कें रह गई हैं। नहीं, सड़कें नहीं है, सब चीज़ों पे हो रहा है। तालीम के ऊपर जितना पैसा आज खर्च किया जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने शायद किसी भी तरक्की पजीद मुल्क के अंदर सबसे बड़ी एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड बना दिया है, 12 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसके ज़रिए आज 40-50 हज़ार के करीब वो गरीब बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क, जो शायद मैट्रिक या FA के बाद अपनी तालीम छोड़ देते हैं। 60,000 से ज़्यादा एजुकेटर्स भर्ती किए गए हैं सरकारी स्कूलों में, जो कि एक MNA MPA नहीं कह सकता कि कोई एक टीचर उसकी सिफारिश पे भर्ती हुआ हो प्योर मेरिट के ऊपर। उनमें से तकरीबन 22,000 के करीब साइंस टीचर्स हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़े साइंस टीचर्स की इनटेक है, ताकि रूरल एरियाज़ के अंदर हम साइंस की एजुकेशन को लेके जाएं। पंजाब में तमाम हाई स्कूलों के अंदर कंप्यूटर लैब्स बना दी गई हैं, जो कि किसी सूबे ने अभी इस तरफ नहीं आए ताकि डिजिटल डिवाइड ना हो। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे मुल्क के 2 चेहरे हैं। एक वो चेहरा है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो चेहरे भी हैं कि आप जाइए, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मैंने तारीफ सुनी उसकी, काफी तारीफ और वहाँ पे फ्री इलाज डायलिसिस के मरीजों का होता है, जहाँ पे कोई जो गुर्दों का मरीज है, चाहे गरीब है अमीर है, उसका फ्री इलाज होता है। आधा गिलास खाली को रोने की बजाय हम आधे गिलास भरा हुआ जो है उससे खुद एतमादी हासिल करें और उसके जरिए बाकी गिलास को भरने के लिए कोशिश करें। सर, गुज़श्ता कुछ दिनों में आपने बारहा कहा है कि पाकिस्तान 2025 तक दुनिया की 25वीं बड़ी इकॉनमी बन जाएगा इंशाल्लाह। कैसे सर? जो एनर्जी का क्राइसिस है, जो हाल है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ अमन अमान के मसाइल हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ जो दीगर मसाइल हैं इंटरनली, जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं। पाकिस्तान जब हम कहते हैं कि 25वीं इकॉनमी में आएगा, कैसे आएगा? सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के फंडामेंटल्स जितने मजबूत हैं, दुनिया के कम ममालिक के उतने मजबूत हैं। हमें जिस चीज़ की मार पड़ी ना, वो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मार पड़ी। अगर हम एक रास्ते पे चलते रहते, मैं आपको इसकी मिसाल इसी तरह दूंगा कि आपके पास बेहतरीन बीज हो, आप उसे ज़मीन में लगाएं और हल चलाते रहें तो वो बीज उगेगा नहीं। आपके पास औसत बीज हो, उसे आप ज़मीन में लगाएं और ज़मीन को सुकून दे दें, वो उगाएगा, पौधा बन जाएगा। हमारी पॉलिसियाँ कभी इतनी बुरी नहीं रहीं, लेकिन जो सियासी बेयकीनी थी उसने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं पाकिस्तान में आने दिया। हुकूमत ने जो मंसूबे शुरू किए हैं, 2018 तक 10,000 मेगावाट से ज़्यादा हमें इंशाल्लाह बिजली मिल जाएगी, जिससे हम उसको काबू पा लेंगे। मुस्तकबिल के जो हमारे मंसूबे हैं, 2025 तक हम 45,000 मेगावाट तक पाकिस्तान की बिजली की सलाहियत को ले जाएंगे। आपके पास तवानाई होगी, आपके पास चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए रीजनल कनेक्टिविटी आ जाएगी। हमारी जो सियासी अल्लाह करे ये इसी तरह जो इस्तेकाम है ये चलता रहे। आप यकीन करें कि जो तरक्की जापान या मलेशिया या कोरिया ने 30 सालों में की है, हम वो कुछ 15 साल में करने की सलाहियत रखते हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह करे ये चलता रहे, कोई खतरा नजर आ रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई खतरा नहीं है। धरने से आपको मुखालिफत थी या नफरत थी? देखिए, धरने से यकीनन हर पाकिस्तानी परेशान था, अगर चाहे नफरत कह लें चाहे तंग कह लें। सबसे बड़ा नुकसान उसने ये किया कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जिसका टेक ऑफ सितंबर 2014 में हो जाना था, वो अप्रैल 2015 तक डेफर हो गया। मुल्क को जो टेक ऑफ 2014 में मिल जाना था वो 2015 तक। मैंने ये नफरत और मुखालिफत का सवाल इसलिए किया कि वो प्रोफेसर एहसन इकबाल, जिसे मैंने नस्तालीक गुफ्तगू करते हुए देखा, आपा निसार फातिमा के हवालों के साथ देखा, उन्होंने कौमी असम्बली में 4 सितंबर 2014 को तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने मिमिक्री की, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम। उस तकरीर में उन्होंने कहा
थूक के चाट लिया उस तकरीर में उन्होंने कहा फकीर की तरह आके बैठ गए? नहीं, मैंने फकीर तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने देखिए ये बात जरूर थूक के चाट ली तो आपने मैंने कौमी असेंबली में इस बात की तस्हीह भी की थी। मैंने कहा था कि वो एक, मैंने कहा था इस हवाले से कि उन्होंने जो मौक़िफ़ लिया था उसी को फिर वो वापस ले लिया उन्होंने, लेकिन वो एक मुहावरे के तौर पे कहा था और मैंने असेंबली में खड़े होकर बाद में कहा कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। फिर वहां से निकले तो गुजरा वाले आके डेरे डाल लिए और कई घंटे वहां बैठे रहे और टीवी के ऊपर मिन्नतें करते रहे, समाजतें करते रहे फकीरों की तरह कि खुदा के लिए हमारी आजादी के लिए आ जाओ, खुदा के लिए हमारे इनकलाब के लिए आ जाओ, लेकिन लोगों ने निकलने से इनकार कर दिया। आपने तो बाकायदा कादरी साहब की खास तौर पर आपने मिमिक्री की थी। नहीं, मिमिक्री नहीं। जब उर्दू मीडियम इनकलाब आता है तो पकड़ लो, घेर लो, वजीर आजम को घसीट लो, ऐवान वजीर आजम की ईंट से ईंट बजा दो और फिर यकायक इंग्लिश मीडियम इनकलाब का चैनल बदल जाता है। वी आर हेयर फॉर पीस, वी आर हेयर फॉर रूल ऑफ लॉ, वी आर हेयर फॉर हार्मनी, वी आर हेयर फॉर कंपैशन, वी आर हेयर फॉर ब्रदरहुड। तो वो आप मगरिब को जो तकरीर सुनाते हैं वो कुछ और पैगाम होता है जो अपनी कौम के लिए होता है, उसमें मार धाड़ की फिल्म चल रही होती है, जिस तरह हमारे पंजाबी फिल्मों में वो गंदासा चलता है, और जब मगरिब के लिए तकरीर अंग्रेजी में होती है तो वो एक फाख्ता वाला उसमें फूल होता है। नहीं तो आप लोगों को इल्जाम है ना उर्दू मीडियम तकरीर की वजह से आप लोगों ने उनको कुछ राम किया किसी तरीके से। मैं समझता हूँ कि देखिए कादरी साहब को मैं इस बात का ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक बहुत मुदब्बर के हैसियत में इस बात को महसूस किया कि हमने कोशिश की लेकिन शायद ये कोशिश आउट ऑफ टाइम थी या रेलेवेंट नहीं थी, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि अब हम इसको समेटते हैं और हम इस सिस्टम के अंदर ही करेंगे जो हमें करना है। तो हमने अपने उस मौक़िफ़ से जिसे कहते हैं ना कि रुजू किया या उसको बाइज़्ज़त तौर पे वो करके वो हम पे चले गए। जो उन पर हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि कादरी साहब को राम करने के लिए ब्रीफ केस नहीं बल्कि सूट केस दिया गया। कोई बात नहीं, मैं खुद उस टीम में शामिल था जो पैट के साथ नेगोशिएट करती थी। बड़े ऑनरेबल तरीके से उनके लोगों ने भी हमसे बातचीत की और हमने भी उनके साथ ऑनरेबल तरीके से बातचीत की। ये फैसला उन लोगों का अपना था, खुद था, और मैं समझता हूँ कि उसके पीछे एक बहुत समझदारी या दानिशमंदी का सबूत दिया उन्होंने कि देखा उन्होंने मुल्क के हालात और सूरत हाल देख के एक सही फैसला किया कि बजाय ये कि आप एक गलती के ऊपर इसरार करें और उससे मुल्क के लिए भी नुकसान करें, तो उन्होंने इंसान कामयाब वो है कि जो किसी गलती से सीख के उससे आगे निकलता है। खान साहब ने अपनी गलती पे इसरार किया और बिल आखिर फिर ज़्यादा उनका जब कंटेनर गया तो लोगों ने उसको ज़्यादा मजाक उड़ाया और उसका नुकसान सबसे बड़ा खुद खान साहब को हुआ कि मैं अक्सर बड़े पढ़े लिखे नौजवानों से मिलता हूँ कि जो खान साहब के धरनों में बहुत उम्मीद के साथ शामिल हुए थे कि शायद कोई नस्लें बदलने वाली, और मसाले तो बड़े अच्छे थे ना कि आपकी आने वाली नस्लें, आपकी आने वाली नस्लें फ़ख्र करेंगी कि आप उस रेवोल्यूशन का हिस्सा थे, तो वो बड़ा इन लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। लेकिन फिर वही लोग उनसे बदजन भी हो गए उसी रफ्तार से। और मैं आपको मिसाल दूं कि उस वक्त हमें यही जो एक ख़ास तबका है जो खान साहब का हमायती था, कभी 5 स्टार होटल में या जहाज़ में सफ़र करते हुए मिलता था तो बड़ी एक हकारत से देखता था, या कोई गुज़रता गुज़रता जुमला कस जाता था गो नवाज गो। अब वही लोग, वही चेहरे अब आपको कहीं जहाज़ में मिलते हैं या 5 स्टार होटल में मिलते हैं तो आप तक आते हैं और वो आके ये कहते हैं कि सर प्लीज़ कीप डूइंग गुड वर्क, डोंट लेट अस डाउन, वी आर लुकिंग अप टू यू। तो ये एक तब्दीली है, तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ गई। अच्छा ये फरमाइए, आपका जो इलेक्शन था यहाँ, उस इलेक्शन पर जो आपके पीटीआई के मुखालिफ थे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जनरली आपका इलेक्शन फेयर हुआ, ये तासुर बाद में ऑब्जर्वर्स की जानिब से आ गया। लेकिन आपका एक पोलिंग स्टेशन था मराली, वहाँ पर ये कहा गया कि जितने रजिस्टर्ड वोट्स थे उससे भी ज़्यादा वोट पड़ गए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अगर ऐसी कोई चीज़ थी वो सामने आती, बल्कि इन्होंने जो एतराज़ात रिटर्निंग ऑफिसर के सामने किए थे इनकी तो दरख्वास्तें सारी रिजेक्ट हो गई। और पीटीआई की क़यादत ने जो हमारे साथ मुकाबला था उनका धरने में, और जो हलके उन्होंने पेश किए कि इन हलकों के अंदर रिकाउंटिंग की जाए या इन हलकों पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो किसी भी मुकाम पे हलका 117
पीटीआई की तरफ से उन हलकों की फहरिस्त में शामिल नहीं था जिसमें पीटीआई को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है कि यहाँ इलेक्शन में किसी किस्म की बेकायदगी हुई है। यहाँ पे तो अगर कोई धांधली की कोशिश की थी तो वो पीटीआई ने कोशिश की थी, जो पीटीआई ने धांधली की कोशिश की थी। आखिरी सवाल आपसे, इलेक्शन आपको भी यकीन है, आप तो विजन 2025 भी देखते हैं, तो 2018 देख के बता दें, 2018 में ही होंगे इंशाल्लाह? 2018 में होंगे और 2018 में भी हम कामयाब होंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुल्क के जो बड़े बड़े मसले हैं वो हल हो जाएंगे। तवानाई का मसला हल हो जाएगा, मुल्क के अंदर अमन बेहतर हो रहा है। इसके अलावा मुल्क की मईशत अब ठहराव में आके रिकवरी की तरफ जा रही है। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंशाल्लाह ताला जो हमारा बैनुल-अक़वामी इमेज है वो बहुत बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान के लोग इसी अमल की तसलसल को वोट देंगे, वो डिस्ट्रप्शन नहीं चाहेंगे, ताकि हम जल्द अज जल्द इस मुल्क को एशिया के अंदर एक फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनाएं। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबे उसी मोमेंटम के साथ आगे चलते रहें और इसीलिए जो हमारे मुखालफीन हैं वो नर्वस हो रहे हैं कि उनको ये ख्याल है कि अगर 2018 भी PMLN जीत गई तो 2023 तक तो फिर हमारे बहुत से मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं वो 72-74 साल के हो जाएंगे, फिर तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमें वक्त नहीं। विश तो हम थे एहसन इकबाल साहब के साथ जो ये कहते हैं कि 2025 तक पाकिस्तान दुनिया की 25वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि धरने के इख्तिताम पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी पर हुकूमत को जो राम करने के लिए इल्ज़ाम लगता है कि उन्हें ब्रीफ केस देकर राम किया गया, ये गलत है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तदब्बुर का मुजाहिरा किया और सिस्टम में रहकर तब्दीली का फैसला किया। हम पूछेंगे से तारिक मतीन आपसे इजाजत चाहता है।